आज हम लोग बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोगों ने एक पॉइंट पहले भी समझा है वर्क पर एनर्जी में कि अगर कोई फोर्स और उसका वर्क डन, किसी फोर्स का वर्क डन does not depend upon path taken, it only depends upon initial and final position. Then force and hence field, जो फोर्स लगा रही है, they are known as conservative force. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड। ये पॉइंट हम वर्क पर एनर्जी में समझ कर आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पर हम अप्लाई भी करेंगे। इस तरह के कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक आसान रास्ता, एक आसान टेक्निक डेवलप करी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जा सकती है। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले सीखनी पड़ेगी, फिर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग एक बार याद कर लें, क्योंकि बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, एक तो ये पॉइंट समझो कि इट इज ऑफ अ पॉइंट, यानी अगर ये मास है तो इसके चारों ओर के जो स्पेस है वो फील्ड है। तो इस मास से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट के साथ असाइन है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, इस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। तो कैसे निकालते हैं? एक मास को यहाँ पर लेकर आते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे वो मास अगर F फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो फोर्स पर यूनिट मास इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से पहले याद करो, वर्क पर एनर्जी में हम लोगों ने एक वर्क एनर्जी थ्योरम ये सीखा था। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय फील्ड, इट इज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस पर हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। जिसको नहीं पता है वो पिछले क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर वर्क पर एनर्जी की क्लासेस को लेके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो अगर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर डिफाइन करना है, सीखना है, तो हमको इस थ्योरम पर पहुंचकर वर्क डन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं वर्क डन बाय द फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसी एक एजेंट के वर्क को कैलकुलेट करने से हम आज का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे जो रखा हुआ है, हम उसको लेकर बहुत धीमी रफ्तार से, इतनी धीमी रफ्तार से कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, ये रेस्ट पर था तो इतनी स्लोली इसको ऊपर ले जाते हैं कि पूरे डिस्कशन में इसकी वेलोसिटी को हम नेग्लिजिबल या रेस्ट पर ही मान सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी की एंट्री कहीं नहीं हो रही है। तो इस मास को हम लेकर अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी की ओर चलते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब ये मास अर्थ के सरफेस पर था, उस समय इसकी सेंटर से डिस्टेंस थी रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर। लास्ट क्लास में एक जगह कैलकुलेशन में बाय मिस्टेक में 4600 किलोमीटर्स लिख गई थी, तो आप सब बच्चे उसको 6400 किलोमीटर ही पढ़िए और यही आपको लर्न भी करना है। तो RE डिस्टेंस पर अर्थ की सरफेस पे वो मास रखा हुआ है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है? इस पर फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। अलग से बना लेते हैं इसको, अर्थ के सेंटर की ओर, और उसकी वैल्यू है G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन RE स्क्वायर। लेकिन जब हम इस मास को ऊपर लेकर जाने लगेंगे तो ये जो डिस्टेंस है मास और अर्थ के सेंटर की, ये चेंज होगी, तो फोर्स भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली हमको फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज़ करने का मेथड क्या है कि हम अपनी पूरी जर्नी को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दें। हर एलिमेंट का वर्क डन कैलकुलेट करके सम करना, मतलब इंटीग्रेशन। तो जब हम पूरी जर्नी को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटेंगे तो हम इस मास को यहाँ से और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में किसी एक पॉइंट पर फ्रीज करके देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस सेंटर से x ले लेते हैं। तो मास जब x डिस्टेंस पर है तो उसके और अर्थ के बीच जो फोर्स है वो है GMEm अपॉन x स्क्वायर। अब इसको एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं dx, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में ये इतना छोटा है कि ये जो फोर्स है ये इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलमोस्ट इसी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि x में चेंज नेग्लिजिबल है और उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू इस ड्यूरेशन में यही है। तो जब हम मास को dx डिस्प्लेसमेंट देना चाहेंगे तो क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ये है फोर्स की डायरेक्शन, तो अगर मैं इसे dx ऊपर ले जाना चाहूँ अवे फ्रॉम द अर्थ, तो मुझे इसको ओवरकम करके इस फोर्स को, इसको काम करके dx डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि ये मास इतना धीमे चल रहा है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है और इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यानी नेट फोर्स ऑन द मास इज़ ज़ीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज़ ज़ीरो। ये यहाँ रेस्ट पर था तो यहाँ पर भी इतनी धीमे चल रहा है कि रेस्ट पर ही माना जा सकता है। तो जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो,
तो जो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, मुझे यानी एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखेंगे फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, और क्योंकि ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ भी हम dw लिखेंगे। तो अगर हमको वर्क डन पूरी जर्नी का कैलकुलेट करना है तो हम इस वर्क डन को जो छोटे से एलिमेंट के लिए लिया है इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx। कहाँ से चले? r e से, और कहाँ पहुँच रहे हैं? इन्फिनिटी पर। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई ना करके अगर जनरल फॉर्मूला लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं r1 पोजीशन से r2 पोजीशन तक। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमने क्या देखी अभी? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वही होनी चाहिए जिस फोर्स से इस पॉइंट पर अर्थ इसे नीचे खींच रही है, यानी इंटीग्रेशन GMEM अपॉन x स्क्वायर dx। कहाँ से? RE से इन्फिनिटी तक। तो एक्सटर्नल वर्क डन इतना हुआ। अब हम इसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, GMEM। तो इंटीग्रेशन में आपके पास बचा 1/x स्क्वायर dx। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है कि -1/x होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -1/x और RE से इन्फिनिटी तक। तो अब हम एक बार इन्फिनिटी रखते हैं वैल्यू और उसके बाद एक बार RE रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ये माइनस साइन रखना भूल गए हैं बेटा। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जब डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आप इनकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करोगे। ठीक, तो अगर हम एक्सटर्नल एजेंट को कंसीडर कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 0। और अगर हम फील्ड के काम को कंसीडर करते तो फील्ड का फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो इनके बीच का एंगल 180 कंसीडर करते, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फील्ड डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 लिखते। तो ये कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आएंगे और फिर आगे का प्रोसीड करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमने वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को लिखा GMEM, और एक बार अपर लिमिट को लिखा 1/∞ माइनस, और फिर एक बार लोअर लिमिट को रखा। तो हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट का जो काम आया वो आ गया GMEM/RE। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पर पहुंचते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज को देखो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को U अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE, दैट इज वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर एक्सटर्नल एजेंट का काम है तो प्लस, और अगर फील्ड का काम है तो माइनस साइन को यहाँ पहले रख के तब वैल्यू रखेंगे वर्क डन की। तो क्योंकि हम एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन विथ प्लस साइन रखा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वो वैल्यू बराबर है GMEM अपॉन RE। फाइनल का मतलब कहाँ? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर,
और इनफाइनाइट डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड अर्थ इज ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी है। तो जहाँ इंटरेक्शन नहीं है वहाँ इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं होगी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसको हम लिख सकते हैं u एट इन्फिनिटी माइनस u एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी GMEM अपॉन RE, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आ गया माइनस GMEM अपॉन RE। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। तो पहले तो आप इस डेरिवेशन को ठीक से नोट करिए। ये फील्ड का फोर्स है जो नीचे लग रहा है, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स। हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं। उसके लिए हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना अर्थ उसको नीचे की ओर खींच रही है। इस जर्नी के दौरान इसकी स्पीड में चेंज हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है, इतना स्लो ये यहाँ से इन्फिनिटी पर जा रहा है। यानी पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में है और वर्क डन पिक्चर में है, काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में नहीं है। उसके बाद हमने वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए इस मास को ऊपर जाते समय एक पोजीशन x पर इसको फ्रीज किया और जो फोर्स हम लगा रहे हैं उससे जो dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से वो वर्क डन कैलकुलेट किया और वो वर्क डन जो हमारा आया वो आया GMEM अपॉन RE। फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये कैलकुलेट करने पर आया माइनस GMEM अपॉन RE। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा है तो अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ना रखकर सेंटर से r डिस्टेंस पर रखा हो तो इसी को हम जनरलाइज कर देंगे कि माइनस GMEM अपॉन R ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब मास m अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो अब आप इसके डेरिवेशन को ठीक से पहले समझ के खुद से लिखोगे। डेरिवेशन लर्न करने का सबसे सही तरीका है पूरे डिस्कशन को ढंग से सुनो और उसके बाद खुद को समझाते हुए बिना कॉपी किए अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स पर पूरा डेरिवेशन लिखो। जहां भूलो वहां वापस जाओ और देखो कि क्या कंफ्यूजन है। इस फॉर्मूले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो बहुत स्पेसिफिक शब्द में हम लोग वर्ड्स में हम लोगों को लिखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज द सिस्टम ऑफ मास एंड अर्थ इज बाउंड विद अट्रैक्शन फोर्स। तो जब कभी अट्रैक्शन फोर्स से सिस्टम बाउंड होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी। अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो पॉसिबल है वो ज़ीरो है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेहतरीन एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स समझेंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए।